मौमिता देवनाथ एक यंग लेडी डॉक्टर जिसका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग था, जिसका उसी के मेडिकल कॉलेज की दीवारों के अंदर रेप किया गया और उसे मार दिया गया। इस दिल दुखा देने वाले हादसे ने ना एक जिंदगी खत्म करी बल्कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट की आग भड़का दी। लेकिन एक सवाल उठता है, हमारे भारत में औरतों की सेफ्टी का क्या? सरकारी डाटा के हिसाब से भारत में 2022 के दौरान 31,516 रेप केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 97% केसेस में रेप करने वाला इंसान कोई बाहर का नहीं बल्कि जान पहचान का व्यक्ति था। सोचने वाली बात है, राइट? आइए हम इसी के बारे में और इनसाइट्स देखते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मोस्टली रेपिस्ट की उम्र 21 से 30 साल की होती है और इनमें से कई अनएजुकेटेड और कई गरीब होते हैं। और ये सिर्फ भारत के ही बारे में नहीं है, ये पैटर्न पूरी दुनिया में फॉलो होता है। ये सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से 14% औरतें मानती हैं कि अगर वो सेक्स के लिए मना करती हैं तो उनके पति को मारने की इजाज़त है। 90% लोग मानते हैं कि बीवी को उसके पति की बात माननी चाहिए। ये बिलीफ सिर्फ गलत नहीं है, ये बल्कि दिखाते हैं कि हमारी सोसाइटी के बिलीफ्स और सोच किस तरीके की है। चार्ल्स डार्विन का कहना था, औरतें स्ट्रॉन्ग मर्दों को इसलिए चुनती हैं ताकि वो उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा कर सके। वहीं मर्द उन औरतों को चुनते हैं जिनकी हिप्स और ब्रेस्ट ब्रॉड हो, क्योंकि वो फर्टिलिटी की निशानी होती है। लेकिन आज के ज़माने में ये सोच बहुत पुरानी है। हमारे सोशल नॉर्म्स बदल रहे हैं, लेकिन कुछ बिलीव्स अभी भी सेम हैं। सो हमें अपने बिलीव्स को चेंज करना चाहिए। हाँ, इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जीन्स की पैंट पहन के चलती है तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से। आपको निर्भया कांड याद होगा, राइट? जिसमें एक रेपिस्ट ने कहा था, उसके मुताबिक जो महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं वो बदमाशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होती हैं। एक लड़की अपने रेप के लिए आरोपी लड़के से कहीं ज्यादा जिम्मेदार होती है। यदि लड़की और उसके दोस्त संघर्ष की कोशिश नहीं करते तो गिरोह उसकी ऐसी वहशी मार पिटाई नहीं करते जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। यही माइंडसेट है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसे सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लड़कियों को उनके छोटे कपड़े और उनके बिहेवियर से ब्लेम किया जाता है। ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। बताओ, आपने देखा होगा मोस्टली कोएड स्कूल की क्लासेस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि लड़का और लड़की बात ना कर सके। यही सोच तो बदलनी है। कुछ लोगों की सोच तो इतनी घटिया है कि वो मानते हैं अगर कोई लड़की सेक्स के लिए मना करे इसका मतलब ना नहीं बल्कि वो सेक्सुअल इंटरेक्शन चाहती है। और ये सब फिल्मों का असर है, क्योंकि फिल्मों में ना का मतलब हाँ होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोग उससे एग्री होंगे कि नहीं होंगे। इंडिया में रेपिस्ट को सज़ा देना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो रेपिस्ट होते हैं वो नॉन ही होते हैं और कोई नहीं चाहता कि उनके नॉन को फांसी हो। इसलिए वो लोग जो मामला होता है वो आपस में ही सुलझा लेते हैं। प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट किया गया तो रेपिस्ट के विक्टिम को मारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रेपिस्ट को डर लगेगा कि अगर विक्टिम बच गया तो वो मुंह खोल देगा और रेपिस्ट को सज़ा हो जाएगी। क्यों मारा? बच्चों को मारते क्यों थे रेप करने के बाद? वो चिल्लाते थे और ताकि किसी को बताना नहीं। अच्छा, इसीलिए ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है। अब आप कह रहे होंगे सऊदी अरेबिया तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ तो रेप होते ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते। जी हाँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। एक्चुअली सऊदी अरेबिया में औरतों को इतनी पावर नहीं दी जाती। आपको भी पता होगा, वहाँ पे औरतें इतनी पावरफुल नहीं हैं, वहाँ पे औरतों को इतनी आज़ादी नहीं है। इसीलिए औरतें खुल के इस बारे में बात नहीं कर सकती। औरतें अपने आप से पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट नहीं कर सकती। ज़रा सोचिए। और अगर किसी औरत को रेपिस्ट को साबित करना है तो उसे 2 मेल आई विटनेसेस चाहिए होंगे केस को साबित करने के लिए। बहुत स्ट्रेंज है ये चीज़। इसलिए ये सोच बदल दो कि सऊदी अरेबिया में रेप नहीं होते। बहुत कुछ होता है हर जगह, बस ये है कि रिपोर्ट नहीं होते। और अगर हम भारत की बात करें, एक डाटा के हिसाब से 85% सेक्सुअल वायलेंस केसेस जो होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। एक्चुअली इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि उन लोगों को कानून पर विश्वास ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि अगर हम कंप्लेंट करने गए तो कानून उनसे खेलेगा और रिपोर्ट नहीं करेगा और आगे कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरा रीज़न है, अगर कोई कैसे न कैसे बाहर निकलकर कंप्लेंट करने गया भी तो पुलिस उस कंप्लेंट को रिपोर्ट ही नहीं करती। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है। तीसरा है प्रेशर ऑफ नो रिपोर्ट,
बिकॉज जो रेपिस्ट होते हैं वो नोन में ही होते हैं, इसलिए मामले को आपस में सुलझा लिया जाता है और उनको प्रेशर दिया जाता है कि कंप्लेंट मत करो। अब आप लोग पूछेंगे, बॉब ये रेपिस्ट आखिरकार रेप क्यों करते हैं, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे? आइए बताता हूं। देखिए, रेपिस्ट का जिस तरीके से बिहेव होता है उसको हम कहते हैं साइकोपैथी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साइकोपैथी होती क्या है। साइकोपैथी एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान के इमोशंस और बिहेवियर में कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं, जैसे एम्पैथी की कमी, मतलब दूसरों के दुख या पेन को महसूस ना कर पाना। इसके अलावा साइकोपैथिक लोगों में रूमर्स यानी कि पछतावा बिल्कुल नहीं होता, मतलब अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो तो भी उन्हें अफसोस नहीं होता। तुमको कभी महसूस नहीं हो कि तुम क्या कर रहे थे? नहीं सर, नहीं। इस तरीके के लोगों में गिल्ट या शेम की भी कमी होती है। ये लोग दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर होते हैं। इन जैसे लोगों को अपने फायदे की ही चिंता होती है, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। तभी तो ऐसे लोग बड़े बड़े कांड करके पछतावा ही नहीं करते, उन्हें किसी चीज़ का अफसोस होता ही नहीं, उनके चेहरे पर किसी चीज़ की गिल्टी दिखती ही नहीं। अब ये सवाल उठता है कि ऐसे क्रिमिनल्स इतने बड़े कांड करके गिल्टी क्यों फील नहीं करते? इसका जवाब हमें उनके दिमाग की फंक्शनिंग में मिलेगा। साइकोपैथ्स के ब्रेन में कुछ एरियाज जो इमोशंस और मोरल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। लेक ऑफ एम्पैथी। साइकोपैथ के दिमाग को लोगों के दुख या तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज उनके दिमाग में एम्पैथी को प्रोसेस करने वाली जगह एक्टिव ही नहीं होती। इन जैसे लोगों को बड़े बड़े कांड करके भी कोई गिल्टी नहीं होती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया है अच्छा ही किया है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं और उनसे फायदा उठाते हैं। जैसे कि मौमिता देवनाथ के केस में एक्यूज ने क्राइम किया, लेकिन जब उसके साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया तो उसने कोई रिमोर्स या अफसोस नहीं दिखाया। उसने अपने एक्शंस को नरेट करते वक्त एकदम नॉर्मल बिहेव करा, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। यह है एक टिपिकल साइकोपैथिक बिहेवियर। अब सवाल उठता है कि यह साइकोपैथी टेस्ट आखिरकार किया कैसे जाता है। इसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट और इवैल्यूएशन किए जाते हैं। फर्स्ट, साइकोपैथी चेकलिस्ट PCLR। ये एक कॉमन टूल है जिसमें साइकोलॉजिस्ट साइकोपैथी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग ट्रेट्स को मेजर किया जाता है, जिसमें एम्पैथी, गिल्ट, इमोशनल डेप्थ और इम्पल्सिविटी होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट, जैसे कि मौमिता देवनाथ के केस में हुआ, एक्यूज का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ जिसमें कि एक्यूज की कंसिस्टेंसी चेक की गई। इससे पता चलता है कि उसके स्टेटमेंट में कई इनकंसिस्टेंसीज थी, जिससे ये समझ में आया कि वो झूठ बोल रहा था। साइको एनालिसिस। इस प्रोसेस में साइकोलॉजिस्ट एक्यूज्ड के बिहेवियर और थॉट प्रोसेस को डीपली एनालाइज करते हैं। मौमिता देवनाथ के केस में भी साइको एनालिसिस किया गया, जिसमें पता चला कि अक्यूज्ड को अपने करनी पर कोई पछतावा ही नहीं है। मौमिता देवनाथ का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे अक्यूज का बिहेवियर उसके साइकोपैथिक नेचर को दर्शाता है। उसने एक हीनियस क्राइम किया है, लेकिन फिर भी वो अनफेस्ड था, बिना किसी गिल्टी के। तो गाइज, आज हमने देखा कि रेप कल्चर सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि एक सोशल प्रॉब्लम है। और जब तक हमारी सोसाइटी बिलीव्स चेंज नहीं होते, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने सोचने के तरीके को बदलें और दूसरों को भी एजुकेट करें, और मिलकर ही हम एक सेफ सोसाइटी बना सकते हैं और भारत की औरतों को सेफ फील करा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।